हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम प्रिया है, जो कि मैं अपने इस चैनल पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। बायोलॉजी नीट के लिए भी मैं प्रिपरेशन कराती हूँ बच्चों को, और जिन जिन एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी के पोर्शंस पूछे जाते हैं मैं उनकी प्रिपरेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराती हूँ। हालाँकि अभी मैं कुछ टाइम तक कंटिन्यू नहीं रह पा रही थी, दैट्स वाई मेरी कोई भी वीडियो आपको जल्दी रिसेंटली अपलोडेड नहीं दिख रही थी, बट मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रह सकूँ। कोशिश इवन नहीं, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं कंटिन्यू इस टाइम पे रहूँगी। अभी जो कि मैं वैकेंसी की बात करने जा रही हूँ वो यूपी एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी है, जो कि अभी यूपी में आई हुई है टीचर्स के लिए, जो कि एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए है। ये एक परमानेंट वैकेंसी है। इसमें सीटें तो काफ़ी कम हैं, बट ये है कि हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको ये इसमें से कोई एक सीट पक्का ही मिलेगी। तो मैं यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल फॉर, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी की प्रैक्टिस कराती हूँ। बायोलॉजी के ही जितने भी डाउट सॉल्विंग होते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं मैं बायोलॉजी का ही क्लियर करती हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पे भी आपको यूपी एलटी ग्रेड ओनली बायोलॉजी टीचर्स के लिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो जैसे कि अगर सिलेबस की बात करें तो अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ है, बट प्रीवियस सिलेबस से मैंने कुछ देखा है, तो वहाँ पे कुछ सिमिलर चीज़ें मिली है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेस्पिरेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। हालांकि बायोलॉजी एक छोटा सा टर्म नहीं है, बायोलॉजी एक वास्ट सिलेबस है। आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हमारे साथ प्लीज़ जुड़िए। हम आपको बायोलॉजी के लिए, इवन बायोलॉजी के लिए स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, PYQs भी प्रोवाइड करेंगे, इवन आपको एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें आपका जो वैकेंसी है वो उसमें से आपको एक सीट पक्का मिल जाए। इस बात की हम बिल्कुल बिल्कुल गारंटी लेते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन, जो कि एक मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आपने बीएससी किया, आफ्टर देन आपने बीएड किया। बीएड में तो बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे कि बीएड में हम ये मान सकते हैं कि बीएड बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं तो एकदम डिफरेंट हो जाता है। मतलब इसमें आपको कोई ऐसा टॉपिक जो आपका सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड तो कुछ होता ही नहीं है। बस आपको अदर चीज़ें पढ़नी पड़ती। तो आपने बीएससी किया, काफ़ी टाइम हो गया होगा, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, अभी आपने इसके बारे में अभी आपने कुछ जाना नहीं। तो अभी मैं बस थोड़ा बेसिक पॉइंट की बात करूँगी कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमारा बेसिक क्लियर है, सो बेसिक क्लियर है तो एडवांस चीज़ें ईज़ी समझ में आ जाती हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, बायोलॉजी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड का गेम है। इसमें कोई एक वर्ड आपको क्लियर समझ में आ गया, समझ लो आपको उस वर्ड का मीन समझ में आ गया। तो यही बात है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा-सा बेसिक पॉइंट कवर करना चाहूँगी। हालाँकि ये बेसिक ही है, आप एलटी ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हैं, तो एलटी ग्रेड के टीचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस में ही ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगी, ताकि वो बच्चे भी आराम से इसको पढ़ सकें। जो बच्चों ने काफ़ी टाइम बाद, अभी एलटी ग्रेड का फॉर्म तो काफ़ी टाइम से बाद आया है, आप उसमें एनरोल हो रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें बेसिकली क्लियर हो जाए। ओके, सो बस मैं स्टार्ट करना चाहूँगी रेस्पिरेशन, वो भी आज रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक पॉइंट कवर करना चाहूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं सभी लोग कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ठीक है, हम दो टर्म को ईजिली पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। एक तरफ हम ब्रीदिंग को लेकर चलते हैं, एक तरफ हम रेस्पिरेशन को लेकर चलते हैं। तो पहले हम रेस्पिरेशन को थोड़ा होल्ड ऑन करते हैं, हम ब्रीदिंग के कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको इन दोनों से रिलेट करके चीज़ों को बताऊंगी कि इनमें और इनमें क्या अंतर है और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्यों हम ब्रीदिंग के बाद रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। हालांकि रेस्पिरेशन हम सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ सकते हैं, बट हम क्यों ब्रीदिंग के बाद रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, क्यों हम इसको सर्कुलेशन सिस्टम से नहीं पढ़ते हैं, बस वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा पॉइंट आता है बस। तो पहले हम ब्रीदिंग की बात अगर हम कर लें, तो ब्रीदिंग जो कि एक नॉर्मली आप इनहेल करते हैं। व्हाट इज़ इनहेल? इनहेल का मतलब होता है जो आपने सांस ली है, ठीक है, जो आपने सांस लिया है अभी 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 जो आपने सांस लिया है, यानी कि जो अभी अभी आपने ऑक्सीजन का टेक किया है, ऑक्सीजन का टेक किया है अपनी बॉडी के अंदर, कहाँ से?
नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल आप सभी को पता होगा, जो हमारे नोज़ के पोर होते हैं, जिन नोज़ के पोर से आप अभी अभी जो सांस ले रहे हैं, यानी कि आपने जो इनहेल किया है उसी को, उसको, और उसके साथ ही साथ जो अभी अभी आपने एक्सहेल किया है यानी कि सांस को छोड़ा है, कौन सी कौन सी एयर को अभी छोड़ा है, यानी कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को अभी रिलीज़ किया है। रिलीज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से, तो वही सेम पैसेज से, यानी कि आपने नॉस्ट्रल से। इस पूरे एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो ये पूरा एक स्टेप क्या कहलाएगा, हमारा ब्रीदिंग। तो अगर हम इसकी सिंपल डिफिनेशन समझें तो इन्हेलेशन का मतलब होता है सांस लेना। देन एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना। इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन मतलब ऑक्सीजन का टेक करना, एक्सहेलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ठीक है, ये एक प्रोसेस हमारा कहलाता है ब्रीदिंग, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, तो आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि ब्रीदिंग का मतलब होता है मैंने अभी जो सांस लिया है और मैंने अभी जो सांस छोड़ा है, यानी अभी मैंने जो इनहेल किया है, अभी मैंने जो एक्सहेल किया है, वो एक मेथड, यानी वो एक प्रोसेस जो हम एक बार में कर रहे हैं, वो हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। अगर हम बात करें कि हम 1 मिनट में, ओके, हम 1 मिनट में कितने टाइम ब्रीदिंग करते हैं, तो ये बोलती है एनसीईआरटी 12 to 16 टाइम हम क्या करते हैं, 1 मिनट में ब्रीदिंग करते हैं। यानी कि आप गेस कर सकते हैं, आप टाइमर लगा के चेक भी कर सकते हैं कि आप कितने टाइम में ब्रीदिंग करते हैं। ओके, नाउ ये वेरी करता है नंबर एक नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर आप एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे जो फिजिकली वर्क जो लोग ज़्यादा करते हैं, अगर आप उनकी बात करें तो ये थोड़ा सा नंबर इधर उधर वेरी हो जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग इन अ वन टाइम, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एंड आप ब्रीदिंग कब करते हैं, 1 मिनट में 12 से 16 बार आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ओके, तो नाउ ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्रीदिंग में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि हम अगर ब्रीदिंग सिस्टम को जाने तो ब्रीदिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ब्रीदिंग एक छोटा मतलब देयर इज़ वेरी स्मॉल स्टेप, इट इज़ वेरी स्मॉल स्टेप, ये बहुत छोटा स्टेप है। ठीक है, तो मैं इसमें ऑर्गन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपका ऑर्गन आता है, देयर इज़ कॉल्ड नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आपका आएगा नज़ल चैम्बर। अभी मैं इसको एक एक करके डिफ़ाइन करूँगी, डोंट वरी। मैं यहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ाऊँगी, तो मैं आपको एक एक चीज़ें डिफ़ाइन करूँगी। नॉस्ट्रिल के बाद नज़ल चैम्बर के बाद आपका आता है फेरिंग्स। देन फेरिंग्स के बाद आपका आएगा लैरिंग्स के बाद देन आपका आएगा ट्रैकिया के बाद आपका आता है ब्रोंकाई के बाद आपका आता है ब्रोंक्यूल्स के बाद देन आपका आता है यहाँ पर एल्वलाई। ओके, हाँ ओके, थोड़ा सा कट रहा है, ये मैं इसको अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, ओके, नाउ लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है नॉस्ट्रिल, देन नेजल चैम्बर, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाई। ओके, मैं आपको इसका डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंटेशन दूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इजी वे में, एक बेसिक वे में कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। नॉस्ट्रिल देयर इज अ टू पोर, दो पोर यानी दो छिद्र जो हमारे आउटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। तो दो छिद्र जो हमारे आउटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। ओके, नज़ल चैम्बर, नॉस्ट्रिल के जस्ट बाद में प्रेजेंट होता है नज़ल चैम्बर। नज़ल चैम्बर को हम इस तरह से कह सकते हैं, एक्चुअली में नज़ल चैम्बर का काम क्या है, अगर नॉस्ट्रिल एक्सहेल कर रही है एयर को, ठीक है, एंड इनहेल कर रही है एयर को, तो नज़ल चैम्बर का काम ये है कि जो एयर अभी एक्सहेल और इनहेल हुई है, इस एयर का टेम्परेचर उसके साथ ही साथ इस एयर को प्यूरिफाई करना, ये काम होता है यहाँ पे नज़ल चैम्बर का। ओके, नाउ
स्टार्ट। नज़ल चैम्बर का काम क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन करना एंड प्यूरीफाई मेंटेन करना। अब टेम्परेचर एंड प्यूरिफिकेशन से आप ये रिलेट कर सकते हैं, सपोज दैट बहुत कोल्ड एरिया में आप पहुंच गए हो, बहुत कोल्ड एरिया में बर्फ़ गिर रही है आपके सामने, तो आप उस कोल्ड एरिया में जब डायरेक्ट एयर इनटेक कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप गर्म एयर को ही इनटेक कर सकते हैं। अरे कोल्ड है भाई, कोल्ड है, कोल्ड है मतलब है वहाँ पे एयर भी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। तो जब आप उसको टेक करते हैं एयर को, तब क्या होता है, तब नज़ल चैम्बर के पास वो एयर जाके उतना कोल्ड टेम्परेचर में आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती, जस्ट बिकॉज उतनी कोल्ड टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। दैट्स वाई नज़ल चैम्बर का काम ही यही है कि आप जैसे भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हो, जैसे भी इन्वायरमेंट में आप सर्वाइव कर रहे हो, नज़ल चैम्बर आपके एयर को जो आप टेक कर रहे हैं या टेक कर रहे हैं, तो उनको उसके टेम्परेचर को चेंज कराना। नाउ प्यूरीफाई की बात आती है। अगर हम प्यूरिफिकेशन की बात करें, तो प्यूरिफिकेशन में जब आप देख रहे हैं कि आपके आसपास कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल्स कितने सारे आपके सराउंडेड में फ्लोट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जब एयर को टेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा होता होगा कि वो डस्ट पार्टिकल उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफाइड एयर जाती है। तो बस वही काम तो है नज़ल चैम्बर का। नज़ल चैम्बर यही तो करता है, प्यूरिफिकेशन। जो एयर आपने टेक की है उसमें जितने भी ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बनेस, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी ये काम सही हो जाएगा, तो आपको इतना नॉइज़ फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारा टॉपिक था प्यूरिफिकेशन। तो बस वही बात है कि जो अभी-अभी आपने एयर इनटेक की है, उसमें कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। उस डस्ट पार्टिकल्स से तो आपको हार्म भी पहुँच सकता है, बहुत सीरियस मेजर डिसीज़ेज़ भी कॉज़ हो सकती हैं। तो बस उन्हीं हार्म पार्टिकल्स को प्यूरीफाई करना, मतलब उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को फ़िल्ट्रेट करके रिमूव करना, यही तो हमारा नज़ल चैम्बर करता है। तो नज़ल चैम्बर का आपको काम याद रखना है, फर्स्ट इज़ टेम्परेचर मेंटेन करना, सेकंड इज़ प्यूरिफिकेशन करना। ओके, नाउ अब हम बात कर लें फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या है? तो फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पाइप। How would you say that it is common pipe? First of all, it can be connected through windpipe and food pipe. फेरिंग्स एक कॉमन पाइप है जो विंड पाइप एंड फूड पाइप को कनेक्ट करती है। मतलब आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा कॉमन रास्ता तो जानते होंगे, ऐसा कॉमन रास्ता जो मतलब दो जगहों को एक साथ मिलाता है। मतलब वो एक ऐसा रास्ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से ये फूड पाइप जा सकती है, ये विंड पाइप जा सकती है। मतलब आपको कहीं भी जाना है, आपको फेरिंग्स के पास तो आना ही आना पड़ेगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं कॉमन पाइप, विंड एंड फूड पाइप जो इसके साथ में होती है ना। अगर हम बात करें लैरिंक्स की, तो लैरिंक्स मतलब आप लैरिंक्स से एक सुरीली सी वॉइस जैसी आवाज़ आ रही है ना, तो लैरिंक्स मतलब वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स मीन्स वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो आप वॉइस निकालते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसे ऐसे करके तार लगे, मतलब तार तो कह नहीं सकते, मतलब हाँ कुछ तार जैसा ही, फाइबर जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। देन जब आप एयर कंटेमिनेशन होता है, जब आप एयर के थ्रू एयर से जब आप एयर इनहेल करते हैं, तब जाके कहीं ये वॉइस क्या होती है, इनहेल करें एक्सहेल करें, तब जाके कहीं ये वॉइस निकल रही। आप विदाउट टंग रिमूव किए, विदाउट टंग का मूवमेंट आप किसी भी वर्ड को क्लियरली नहीं बोल सकते, बिकॉज ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको वॉइस देगा, कैसी भी वॉइस दे दे, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको वॉइस दे रहा है, पर आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो वर्ड कहीं ना कहीं आपकी टंग पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो टंग पे या माउथ के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है आपके वॉइस। तो ये ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ पे एयर जब एंटर करती है तो ये आपस में लड़ते हैं और वॉइस देते हैं। जैसे वॉइस में लड़ेंगे, वॉइस देंगे, देन टंग उसको क्या करेगी, मॉडिफाई करके वर्ड में कन्वर्ट कर देगी। तो बस यही काम होता है लैरिंग्स का, ठीक है। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। अब नाउ आगे आपको पढ़ना है ट्रैकिया के बारे में। तो अभी आप लोग ये जानिएगा, मैंने फेरिंग्स से यहाँ पे फूड पाइप का रास्ता छोड़ दिया है, मैंने सीधा सीधा विंड पाइप को पकड़ लिया है, ठीक है। फूड पाइप पीछे रह गया, विंड पाइप को मैंने पकड़ लिया है, विंड पाइप को मैं सारे आगे बढ़ रही हूँ। ट्रैकिया की अगर बात करें, तो ट्रैकिया ही तो हमारा विंड पाइप है। ओके ना, ट्रैकिया ही हमारा विंड पाइप है एक्चुअल में। व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्रैकिया? जो है ट्रैकिया हमारा इस तरह से ये विंड पाइप होता है फर्दर ऐसे, ठीक है। इसमें कार्टिलेजस रिंग प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेजस रिंग का मतलब है इस
हमारा ट्रैकिया मसल्स का बना हो, तो मसल्स क्या होती है ना, मसल्स का जो वो है कोलैब हो जाना, मतलब आपस में चिपक जाएंगी अगर इनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड ना करे। तो सपोर्ट मतलब इनको आप एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए, चिपकने ना देने के लिए प्रेजेंट होता है हमारा कार्टिलेजस रिंग। किसका बना है, क्या कैसे है स्ट्रक्चर, ये मैं आपको अभी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी एडवांस वाली क्लास, तब मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक पे कवर करूँगी ना। ब्रोंकाई की अगर हम बात करें तो ब्रोंकाई जब ट्रेकिया फर्दर, जैसे सपोज दैट दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया, ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होती है, तो ये जो डिवाइडेशन है, जो फर्स्ट डिवाइडेशन इज कॉल्ड, फर्स्ट डिवाइडेशन ही ये हमारा क्या हो जाता है, ब्रोंकाई। तो ये हमारा ब्रोंकाई है, इस तरह से हमारे लंग्स यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई ना, ब्रोंकाई के बाद जैसे ही और आगे फर्दर डिवाइडेशन स्टार्ट होती है, तो अब इसका नाम हो जाता है ब्रोंक्यूल, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स में ही लास्ट में पाउच जैसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इन पाउच जैसे स्ट्रक्चर को ही तो बोलते हैं एल्वेलाई। तो आपसे क्वेश्चन क्या आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे बताइए कंडक्शन ऑफ एयर कंडक्शन कितना कौन कराएगा, और फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कराएगा। तो आपको याद रखना है नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरेंस, लाइनस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, दे ऑल द पाथवेज, ये सारे के सारे एयर कंडक्शन कराते हैं। एंड फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैस कौन कराएगा, एल्वेलाई, बिकॉज एल्वेलाई ही एक ऐसा है जो सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स है और ये एल्वेलाई है, इस तरह से ये एल्वेलाई ऐसे ब्लड वेसल्स इसको ऐसे क्या करती है, कैच करके रखती है, ठीक है। तो जो एयर यहाँ पे आती है वो ब्लड वेसल्स में इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है उसका भी एक सिनेरियो है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप ये याद रखिए कि एल्वेलाई ऐसे करके कनेक्ट होती है, ठीक है, कनेक्ट होती है किससे, यहाँ पे उससे आपके ब्लड वेसल से। चलिए, तो अब थोड़ा सा रेस्पिरेशन की बात करें, जस्ट बिकॉज रेस्पिरेशन से ही रिलेट करता है हमारा टॉपिक है। तो अगर हम रेस्पिरेशन को रिलेट करें इसमें, रेस्पिरेशन का अगर हम सिंपल मीन समझे तो रेस्पिरेशन इज़ द, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का अगर हम सिंपली मतलब समझे कि डाइजेस्ट फूड एंड गेट एनर्जी, फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी को लेना, यही तो हमारा रेस्पिरेशन है। अच्छा, मुझे एनर्जी से मतलब ये बताइए, जब आपने कोई फूड वेब पढ़ा, फूड चेन पढ़ा था, तो फूड चेन में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं प्रोड्यूसर यानी कि आपके प्लांट, उसके बाद होते हैं हर्बीवोर यानी कि आपके वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होते हैं, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं शाकाहारी, ठीक है। हर्बीवोर जो प्लांट पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। फिर दूसरे होते हैं कार्निवोर, जिनको मांसाहारी भी कहते हैं। फिर होंगे आपको मिलेंगे ओमनीवोर, ठीक है, जिनको हम सर्वाहारी भी कहते हैं। खैर अभी हम ओमनीवोर की बात नहीं करते हैं, हम आपको इसमें समझाते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर है ऑटोट्रॉपिक, आपने ऑटोट्रॉपिक तो सुना होगा। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस सन की एनर्जी चाहिए, उसके साथ ही साथ इनको ये सारी चीज़ें मेथड होगी, अपना ग्लूकोज बनाते हैं, इस तरह से इनका एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब ये क्या करते हैं, सन की एनर्जी को टेक करते हैं, ये सन एनर्जी को टेक करते हैं। सन एनर्जी का कुछ परसेंट, आपने 10% लॉ पढ़ा है, 10% लॉ आपको पढ़ाया गया होगा, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था 10% लॉ, जो कि ये बताता है कि सन की एनर्जी को प्रोड्यूसर 10% लेते हैं। 10% में वो अपना कुछ यूज़ करते हैं, देन अपने फूड में ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसका भी 10% किसको जाएगा, हर्बीवोर को। यानी कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो एनर्जी अभी हमने सन से ली है, वो एनर्जी हर्बीवोर को भी ट्रांसफ़र होगी, वही एनर्जी कार्निवोर को भी ट्रांसफ़र होगी। तो जो फूड में एनर्जी कहाँ से आई, तो जो सन से एनर्जी ली गई है उसी को निकालना, मतलब उसी को ब्रेक करना, उसी को ब्रेक करके निकालना, ठीक है, एंड पाना, अब तो उसको पाना, यही तो हमारा रिस्पिरेशन है, यही हमारा रेस्पिरेशन है कि सन की एनर्जी को, जो हमने फूड लिया, सपोज़ हमने अभी कोई फ्रूट खाया है, ठीक है, उस फ्रूट में सन की एनर्जी है, क्योंकि मैंने प्लांट को लिया, डायरेक्टली प्लांट के पार्ट को लिया है, तो उस फूड में सन की एनर्जी है। तो हमारी बॉडी ने उस सन की एनर्जी को निकालने के लिए जो मेथड अपनाए हैं, वही हमारा रेस्पिरेशन है।
तो आप लोग ये पूछेंगे मैम फिर ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन कैसे रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, ये तो फूड से अलग हो गया और ये हमारा एयर से कनेक्टेड है। तो मैं बस यही आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर ये फूड से रिलेटेड है तो फूड से यहाँ पे एनर्जी को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है। जैसे कि अभी आपने कोई खाना खाया है, वो माउथ से आपके स्टमक में गया, स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में। तो मैं वही बताना चाह रही थी आप लोगों को, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से सेल में, एंड सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो आपका फूड माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रेवल कर रहा है, देन आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया आपको एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी बनाने का सिंपल सा फॉर्म है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा यानी कि आउटर जो इनर लेयर है, उस इनर लेयर में क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी सिंथेसिस करने के लिए कुछ पाथवेज है, जिसमें 5 स्टेप्स ऑफ पाथवेज में आप करना पड़ता है सभी को। 5 स्टेप पाथवे में जो सबसे लास्ट वाला पाथवे, उसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो इफ़ ऑक्सीडेशन करना है तो फूड से अगर एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन आपको लाना ही पड़ेगा, वरना आपको फूड से एनर्जी नहीं मिलेगा। तभी यही पॉइंट है जो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कैसे ब्रीदिंग से रिलेट करता है आपका रिस्पिरेशन। आपको अगर एनर्जी फूड से चाहिए तो आपको ऑक्सीजन तो लाना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन आपको ब्रीदिंग से ही आता है। इसीलिए आप हर एक चैप्टर्स में, हर एक जब भी आप ये पढ़ते हैं रिस्पिरेशन, तो उससे पहले आप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हमारी क्लास थी जो कि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग से कैसे रिलेशन है, क्या रिलेट करता है। आई होप आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इसके साथ ही साथ अभी आपकी ये तो बेसिक क्लासेस थी जो मैंने आज से स्टार्ट की है, मैं आपको इसका पूरा जो एटी ग्रेड की वैकेंसी है जिसमें आपका जो भी सिलेबस है बायोलॉजी का, मैं आपको पूरा कवर करके दूँगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इस एटी ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको भी हेल्प मिले। मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इट मीन्स मैं प्लेलिस्ट में इसको प्लेलिस्ट के फॉर्म में रख दूँगी, और ये सारा कंटेंट फ्री है। आपको इसके लिए कोई भी पेड कोर्स ख़रीदने की नीड नहीं है। बस आप हमारे साथ जैसा जैसा मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँ, बस आप वैसा वैसा पढ़ते रहिए। एकदम मैं होपफुली कहती हूँ कि आप अपनी जॉब को ज़रूर पा के रहेंगे, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि टीचर बनना सबका एक सपना होता है। यूपी में इवन सबका एक सपना है, बिकॉज़ यूपी में तो वैकेंसी आती नहीं। जस्ट बिकॉज़ इतने दिन बाद आई है, तो आप इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। प्लीज़ आप इसको अच्छे से मन लगा के मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।